नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं समर्पण कार्यक्रम और मैं हूँ पूजा पुनेठा। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बातचीत करने वाले हैं, एक ऐसे शख्स के साथ मुलाकात करने वाले हैं, जो बहुत छोटी ही उम्र में जान गए थे कि बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए या बच्चों का भविष्य सँवारने के लिए एक जुनून की ज़रूरत होती है। और इस जुनून के चलते उन्होंने अपनी एक सुरक्षित जॉब, सॉफ्टवेयर की जॉब छोड़ दी और पूर्णतः बच्चों के लिए समर्पित हो गए। उनके लिए काम करने लगे, अपने जुनून को आकार देने लगे। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय जी से। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी मैडम, नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। शैलेंद्र जी पूर्व में राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य रह चुके हैं। अभी वर्तमान में वो गायत्री सेवा संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं, वहाँ का सब कार्यभार संभाल रहे हैं। और उनके बारे में पढ़ते हुए मैंने एक बात जानी कि शैलेंद्र जी सबसे युवा सदस्य रहे हैं अब तक के, जो कि राज्य सरकार की तरफ से चुने जाते हैं। सर, इस चीज़ के लिए बड़ी उत्साहित थी मैं कि एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रही हूँ जिसने बहुत छोटी उम्र में सरकार के साथ जुड़ते हुए बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया। सर, फिर से आपका स्वागत और यहाँ से हमारी बातचीत भी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आप अपना कुछ और बारे में बताएँ हम सबको और ये भी बताएँ कि गायत्री सेवा संस्थान किस तरीके से बच्चों के लिए काम करता है? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, जैसा आपने बताया कि कम उम्र से तो मुझे ऐसा लगता है कोई उम्र नहीं होती, जब आपका जुनून किसी चीज़ के लिए हो जाए, तब आपको वो काम करना चाहिए और एक बात किसी मूवी में मैंने सुना था कि आपको वो काम करना चाहिए जिस काम में आपका रुचि हो। आप भले चाहे कितना भी पैसा कमा रहे हो, लेकिन यदि आपको पर्सनल एक मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं है उस जॉब में, तो आप कभी भी शायद उस शांति की, उस खुशी की जिसकी तलाश सबको रहती है, शायद उसको कभी ना पा पाएँ। बेसिकली मैं भी एक सामान्य परिवार से ही मैडम बिलॉन्ग करता हूँ और एक सामान्य परिवार में जब एक बच्चा पढ़ता है और जब उसके 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं या वो बहुत मेरिट के नज़दीक होता है, तो घर वालों का एक ही शब्द होता है कि इसको साइंस मैथ्स दिला दो। तो मैंने भी साइंस मैथ्स लिया था, साइंस मैथ्स के साथ अपना 11th-12th कंप्लीट किया और बट ऑब्वियस है 11th-12th में जब साइंस मैथ्स है तो उसमें इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था, 2005-4 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें इंजीनियरिंग एक फील्ड लेना और उसमें आपको सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस चूज़ करना अपने आप में एक ड्रीम होता था बच्चों का। तो मैंने भी उसी को अपना ख्वाब समझा था और मैंने भी अपना इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छे मैंने परसेंटेज से अपना पूरा किया और हमारे समय में इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में ही प्लेसमेंट कंपनीज़ आपके कैंपस में आती थी और कैंपस इंटरव्यू हुआ करते थे। तो मेरा 3rd ईयर में ही प्लेसमेंट हो चुका था और फाइनल ईयर के बाद मुझे उस कंपनी को एमएनसी को पूना में जाके जॉइन करना था। लेकिन मीनवाइल कहते हैं डेस्टिनी जो होती है वो अपने आप आपको पिक करती है और आपको कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं कि आप शायद अपना रास्ता जहाँ आपको जाना चाहिए अपने आप उसको और चलते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं फाइनल ईयर 2008 में था। तो मेरा बेसिकली जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, मेरे फादर ने खुद ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए। मेरे फादर 12 से 13 किलोमीटर पैदल चल के गाँव में पढ़ने जाते थे और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर शहर आए, शहर आके उन्होंने अपना जॉब किया और जॉब के साथ ही साथ अपना पोस्ट ग्रेजुएट भी वो हुए और उसके बाद ऐसा उनका संघर्ष हम बचपन से सुनते आए हैं। और लगभग हमारे जो सर्कल भी था, मेरे फ्रेंड्स भी कहते थे कि मेरे फादर ने ऐसा किया, मेरे फादर ने वैसा किया। तो हम लोगों को जब एक फाइनल ईयर में थोड़ा-सा एक पीस, एक शांति मिली थी कि अब हम लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है, फाइनल ईयर में आराम से एन्जॉय करना है, कहीं घूमने चलते हैं या कुछ नई-नई एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उसी दौरान मैं चूँकि अपने एक टीम बिल्डिंग करना, एक यूथ के साथ इंटरैक्ट करना, एक ऐसा मेरा रुचि था पहले से भी। तो मेरा एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें हम लोग ट्राइबल एरिया में जाया करते थे और हम लोग उसमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था ट्राइबल एरिया के लिए और अभी भी नहीं है, लेकिन पहले तो बिल्कुल देखा ही नहीं था बच्चों ने और गाँव वालों ने। तो हम लोगों ने ऐसे एक मुहिम छेड़ी थी कि हम लोग एक कंप्यूटर लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। तो हम लोग सैटरडे संडे को जब सारा ग्रुप मिलके हम लोग उदयपुर के आस-पास और जो हमारे ट्राइबल एरिया है उसमें जाया करते थे। तो सारे फ्रेंड्स को अच्छा लगता, अभी जैसे फेसबुक चलता है उसमें ओरकुट चला करता था। तो हम लोग उसमें फिर वहाँ जाते और वहाँ से फ़ोटो क्लिक करते और ओरकुट पे पोस्ट करते, अच्छे कमेंट्स मिलते कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और ऐसे तो हम लोग काफ़ी खुश होते थे। लेकिन चेंज ये होता था कि एक बार जो मेरे साथ टीम आ गई वो अगली बार नहीं चलती थी। क्योंकि जिस ट्राइबल एरिया में हम जाते हैं वहाँ पे सड़क और रोड का कनेक्टिविटी नहीं था, तो फ्रेंड्स बदलते रहे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था तो मैं हर वीक जाया करता था। तो उस दौरान उस गाँवों को करीब से देखने का अवसर मिला। मेरे फ़ादर का रहा है, लेकिन हम लोग तो अपना जब से जन्म हुआ तब से शहर में ही रहे हैं और वहीं अपना स्टडी किया है, चाहे जयपुर में, चाहे उदयपुर में। तब मैंने करीब से जाना कि आज भले हम लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का तो प्राइमरी नीड बहुत छोटा है।
मतलब यदि इनके पास कोई एमएलए, एमपी आता है तो इनका कोई डिमांड ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ें कर दो। ये लोग सिंपल सी डिमांड करते थे, हमारे यहाँ पानी होना चाहिए, हमारे पास ब बच्चों के लिए स्कूल नहीं है और स्कूल नहीं है मतलब तब भी मेरे फादर की जो बात मैंने उस ज़माने में सुनी थी वो लिटरली अभी भी था और आज भी है ऐसे इस ट्राइबल एरिया में जहाँ आज भी स्टिल राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बावजूद जो कहता है 1 किलोमीटर में पीएस मतलब प्राइमरी स्कूल और 2 किलोमीटर में यूपीएस अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। लेकिन मैडम मुझे आश्चर्य हुआ कि वो तब भी उसमें 2008-9 के आसपास मैंने ऐसे कई सारे गाँव लाइव देखे, जिन गाँवों में 8-8, 10-10 किलोमीटर स्कूल नहीं था, जंगली जानवरों का खतरा था। मैं जिस दिन वहाँ विज़िट पर गया था, उसके 1 दिन पहले उस गाँव में एक पैंथर एक छोटा बच्ची को लेकर गया था, गाँव में एक दहशत का माहौल था। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए एजुकेशन तो कहीं प्रायोरिटी था ही नहीं। उनके लिए तो छोटी-बड़ी उनकी जो सुविधाएँ और उनका लाइवलीहुड हो जाए तो वो काफ़ी था। तब मुझे लगा कि मैंने कहा अगर हम विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा भारत इन एमएनसी वाले शहरों में बसता है। हमारा तो भारत बचपन से सुना था गाँवों का देश है, तो हमारा तो भारत इन गाँव में और गाँव के यदि बच्चे सही नहीं हैं, तो जो मोर देन फ आपका 50% पॉपुलेशन है, 43% पॉपुलेशन हमारे राजस्थान की है। तो अगर ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं, शिक्षा से कोसों दूर हैं, तो ये भारत कैसे विकसित बन सकता है? तो वो एक पल था और उसी टाइम एक मूवी आई मैं जो मुझे आज भी बहुत इंस्पायर करती है। मेरी हेलो ट्यून जब से मैंने मोबाइल लिया है, तब से मेरी रिंगटोन आज भी वही है। स्वदेश मूवी उस समय आई थी। तो स्वदेश मूवी में जो ये जो देश है तेरा वो गाना ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। क्या पता वो उस गाने में मुझे नहीं क्या क्या था लेकिन मुझे आज भी जब वो गाना सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। तो मेरी रिंगटोन वो तब से आज भी अगर मुझे कोई कॉल करता है कहता है यार आपकी रिंगटोन कभी नहीं बदली। भले मेरा फ़ोन बदला किसी में पोर्ट हुआ तो भी मैंने इमीडिएट वो रिंगटोन ज़रूर लगा के रखी। तब मैंने अपने फ्रेंड से बैठकर कहा कि यार भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाहर जाऊँ, मुझे मेरे फैमिली के साथ रहना है। तो मेरे मदर-फादर को शेयर किया तो कई बार लगता है कि भई ये वो होम सिकनेस कह दो या लगता है कि नहीं-नहीं इसको फैमिली मदर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, शायद बाहर नहीं जाना चाहता। मेरी काउंसलिंग शुरू हो गई कि नहीं-नहीं यार भई तेरे पे जितना खर्चा हुआ है, हम लोग इतने आर्थिक सक्षम भी नहीं हैं कि ये पैसा सब लगा के और अब हम लोग वो सब छोड़ के और तू कह रहा है गाँव में जाएँगे। और गाँव में वो ठीक है अभी अच्छा लग रहा है, फ़ोटो पोस्ट हो रहे हैं और आपको अच्छा एक क्रेज़ है। लेकिन जब लाइवलीहुड की बात आएगी, कल आप लोग शादी का प्लान करोगे, तो कैसे सब चीज़ सर्वाइव करोगे? एक सर्वाइवल भी बहुत बड़ी इश्यू है। आप खुद संतुष्ट हो और समृद्ध हो तो लोगों की हेल्प कर पाओगे, बाकी कैसे हेल्प करोगे? लेकिन क्या पता कुछ उधेड़-बुन कुछ दिन चली, लेकिन मुझे फैमिली ने अच्छा सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे फादर ने, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी थी, तो उनको एक खुशी लगी कि जो सोशल सर्विस वो करना चाहते थे, उसी दिशा में मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, "भई ठीक है, अगर तू ऐसा सोचता है, तो तुझे करना चाहिए।" तो मेरे फादर ने ही जब वो आए थे यहाँ उदयपुर तो उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइज़ेशन एस्टेब्लिश यहाँ पर किया था एनजीओ लेकिन वो एनजीओ कोई उस लेवल पर नहीं था। उन्होंने गायत्री शिक्षा सदन के नाम से एक एनजीओ बनाया था, जो एनजीओ उदयपुर में एक प्राइवेट स्कूल चलाता था और यहाँ से जो सरप्लस मनी आती थी उससे मेरे फादर ने गाँव में एक फ्री एजुकेशन सेंटर चला रखा था, जहाँ से हम कोई पैसा नहीं लेते थे, वहीं के पढ़े-लिखे यूथ को वहाँ सैलरी देते थे और वो वहाँ के लोगों को पढ़ाता था। तो ये मॉडल मुझे ठीक लगा। मैंने कहा इस मॉडल को जब मैंने एजुकेशन लिया है, मैं थोड़ा-सा पढ़ा लिखा हूँ, इसको मैं पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट करके एक प्रोटोटाइप या एक मॉडल के जैसे बनाऊँगा और इसको मैं डिफरेंट-डिफरेंट एजेंसीज़ को अप्रोच करूँगा, कि हमारा ये मॉडल है और ऐसे बहुत सारे विलेजेज़ है मैंने सर्वे किया है, जहाँ पर स्कूल का सेंटर का ज़रूरत है, हम लोग सेंटर चलाएँगे, मेरे साथ यूथ की टीम है, आप सिर्फ हमारे इन सेंटर को स्पॉन्सर करें। लाइक एक सेंटर को स्पॉन्सर कर रहा है, कोई 2 सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है। इस तरीके से मैंने 2009 में फिर पूरा सेपरेट सब कुछ छोड़ के इसी को जॉइन किया। ऑर्गेनाइजेशन के बायलॉज़ में और कई सारी चीज़ों में भी फादर ने जस्ट ऐसे ही एक रजिस्ट्रेशन किया था, तो उसको सब चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मैंने मॉडिफ़ाई करवा के गायत्री सेवा संस्थान रखवाया कि हम लोग एजुकेशन में और भी कई सारे कंपोनेंट हैं, चाइल्ड लेबर के इश्यू हैं और कई सारी बातें हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मॉडिफ़ाई हुआ और उसका नाम हुआ गायत्री सेवा संस्थान। और ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन जस्ट ऐसे ही कभी किसी ड्रीम के साथ मेरे फादर ने 1986 में बनाया था, उसको अब हम लोग एक यूथ टीम मिलकर इसको एक प्रोफ़ेशनल तरीके से इसको आगे लेकर चल रही थी। तो कुछ ऐसी मैडम शुरुआत रही 2009 के आस-पास। जी, शैलेंद्र जी, आपने बताया कि जब हम ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, यानी कि जब हम वाक़ई में उनके ही क्षेत्र में जाके बच्चों के लिए काम करते हैं, तो हमें एक अलग सच्चाई पता चलती है। हम जब शहरों में रह रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी समस्याएँ ये है कि लाइट चली गई, बिजली नहीं आ रही, एसी बंद हो गया है, लेकिन वहाँ तो लाइट ही नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए बेसिक एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, कोई आपने जैसे बताया कि 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होने चाहिए, वो स्कूल भी उपलब्ध नहीं है। आप लगातार काम कर रहे हैं।
काफ़ी साल हो गए, काफ़ी अरसा हो गया आपको इस क्षेत्र में काम करते हुए। क्या बदलाव आए हैं या अभी भी सच्चाई वही की वही है? नहीं मैडम, बदलाव तो हैं काफ़ी। मैंने जो काम का शुरुआत किया, तो मैंने एक चीज़ समझी थी शुरुआत में कि हमें पॉलिसी लेवल पर भी लैंड करना है कहीं न कहीं। हम लोगों को पॉलिसी लेवल पर भी इन्वॉल्व होना है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के किसी एक गाँव में कोई बदलाव ले भी आऊँगा, हो सकता है मैं अपनी पूरी सैलरी या अपनी पूरा पैसा कोई एनजीओ का कहीं से कुछ मैनेज करके मैं ले आऊँगा और उस गाँव में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँ, लेकिन ये ऐसा इकलौता एक गाँव नहीं है। ऐसे बहुत सारे और ट्राइबल सदर्न राजस्थान के अलावा भी हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट भी हमें काम करने की ज़रूरत पड़े। तो मैंने तब पढ़ना शुरू किया। मैं बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मेरा कोई सोशल सेक्टर एमएसडब्ल्यू वगैरह नहीं था, तो मैंने ये समझने की कोशिश की भारत का एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसीज़ और ये सब क्या कहती हैं। और मेरा ये उद्देश्य रहा कि हम लोग पैरेलल सिस्टम खड़ा करने के बजाय जो इनका मूलभूत अधिकार जो कानून में है, वो इनको कैसे दिलवा पाएँ। तो मैंने पैरेलल जब 2009 से शुरुआत किया, तो जैसे-जैसे हम लोग एनजीओ के अंदर फंड्स की और इसकी मैनेजमेंट में लगे हुए थे, वही मैंने अपना एजुकेशन भी नहीं छोड़ा। मैंने पूरा इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड को से हटकर मैंने फिर सोशल सेक्टर को पढ़ना शुरू किया। तो मैंने कंटिन्यूअस लगभग 4-5 साल तक अपना रिसर्च वर्क, मैंने एमएसडब्ल्यू किया, मैंने पीजीडीएनएम किया, मैंने सोशल इसी चाइल्ड प्रोटेक्शन के ही फील्ड में अपना बहुत डेप्थ अपना रिसर्च वर्क किया, मैंने इसी में अपना पीएचडी किया। तो ये मैंने जाना कि अलग-अलग जो पॉलिसीज़ हैं बच्चों के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। मतलब भारत की अगर कॉन्स्टिट्यूशन और मैं अगर बच्चों के लिए स्पेसिफिक अगर एक्ट की बात करूँ, चाहे पॉक्सो हो, चाहे जुवेनाइल जस्टिस हो, चाहे आरटी हो, चाहे चाइल्ड लेबर एक्ट हो, तो ये इतने अच्छे से ड्राफ्ट किए हुए हैं, अगर इनका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो भारत में और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने इन मुद्दों को पकड़ा कि हम लोग पैरेलल सिस्टम खड़ा नहीं करेंगे, जो इनका मूलभूत अधिकार है, जो कानून में है, वो हमको इनको दिलवाना है और जब वो मिल जाएगा तो मैं उसको छोड़कर एक एग्ज़िट पॉइंट डिसाइड किया, अब मुझे दूसरे गाँव पर मूव करना है। तो हम लोगों ने इस तरीके से शुरुआत किया, तो मुझे खुशी है ये बताते हुए, अभी तो हम बहुत बड़े नंबर पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं शुरुआत की यात्रा की बात करूँ तो लगभग 2012-13 के आस-पास, या मुझे लगता है 13 नहीं 14 भी कह सकते हैं, मैं एग्ज़ैक्ट ईयर भूल रहा हूँ। तब तक हम लोग ऐसे 28 जगहों पर मैडम स्कूल ओपन करवाया कि जहाँ पर कोई गवर्नमेंट के प्रस्ताव नहीं गए हुए थे। हम लोगों ने उसी आरटी का हवाला देकर कि अगर इनके लिए ये अधिकार की पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद राजस्थान में राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत बूम पर आया हुआ था। कई सारे एक्टिविस्ट लगे हुए थे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। तो हमने उसी को अपना रेफरेंस लिया और उस पर हमने आवाज़ उठाई कि ये मेरे हैमलेट्स हैं, आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है, मैप किया हुआ है। ये बच्चों की लिस्ट है 6 टू 14 एज ग्रुप की, जो बच्चे स्टिल आउट ऑफ स्कूल हैं, नेवर एनरोल्ड हैं, आज तक किसी स्कूल से जुड़े ही नहीं। ये उनका नेम वाइज़ सूची और नीचे सरपंच ने, वार्ड पंच ने और सबने वेरीफाई करके सील साइन भी किया हुआ है। ये सारे एविडेंस लेकर हम लोग जनप्रतिनिधियों से मिलने लगे। तो ऐसे 28 जगहों पर हम स्कूल ओपन करवा पाए। ये एक बहुत बड़ी सफलता रही हमारी उस समय पर कि हमने ऐसी जगहों पर स्कूल ओपन करवाया और वहाँ पर जैसे ही स्कूल ओपन हुआ तो हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। तब ये चीज़ कई सारे सीएसआर्स को भी धीरे-धीरे राजस्थान और पूरे भारत में सीएसआर का भी कांसेप्ट आने लगा था कि लोगों को अपने टोटल प्रॉफिट का कुछ पैसा सोशल सर्विस में लगाना है। तो ये सारा मॉडल मैंने फिर अलग-अलग जगह पर शेयर किया। तो राइट नाउ अगर मैं आज की बात करूँ मैडम, तो हमारे सदर्न राजस्थान में 364 ऐसे निःशुल्क केंद्र चल रहे हैं। करीब 9,000 से ज़्यादा ट्राइबल बच्चे इन सेंटर्स पर फ्री एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। जो बच्चे शुरुआत में हमारे सेंटर से जुड़े थे, आप पाएँगे उनमें से कई सारे बच्चे आज मेन स्ट्रीम हो चुके हैं। उनमें से कई सारे बच्चे-बच्चियाँ इतने बड़े हो गए, बड़े तो क्या, मेरे साथ में जब वो रहे होंगे तब मैं खुद उसमें बहुत ज़्यादा यंग था। तो वो जो उसमें आपके 14 या 15 इयर्स के थे, अब वो लोग 20-22 साल की उम्र में आए, तो उन्होंने पढ़ाई तो ली, अब वो मेरे उन सेंटर्स पर एज़ अ वॉलंटियर या वर्कर की तरह जॉब भी कर रहे हैं। तो वो खुद तो पढ़े, अब गाँव के दूसरे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो आज काफ़ी, अगर मैं बड़ी बात करूँ तो अगर मुझे खुशी है कि करीब 400 पेड एम्प्लॉइज़ का हम लोगों के पास पूरा एक वॉलंटियर्स का टीम है, जो हमारे इन सेंटर्स पर पढ़ाती है। हम मीनव्हाइल ऐसे कई सारे इश्यूज़ बीच में आए हमारे पास कि जैसे चाइल्ड लेबर की हमें सूचना मिल रही थी, तो कैलाश सत्यार्थी जी मेरे आदर्श रहे हैं, मॉडल रहे हैं, उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें जीवन में सीखने को मिलती है, तो उनको मैंने बहुत पढ़ा। तो उनके जो-जो मूवमेंट मुझे सुनने समझने को मिलते थे, वैसे छोटे-छोटे हम भी गतिविधियाँ हमारे फील्ड में करते हैं। कहीं ट्रैफ़िकर ऐसा है मेरे बच्चों को ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमने वो जीपें रुकवाई हैं। हमने ऐसे ट्रैफ़िकर्स को अरेस्ट करवाया है। इन सारे चाइल्ड लेबर को ना केवल चाइल्ड लेबर से रेस्क्यू किया, मेरा फ़ोकस अक्सर ये रहा कि चाइल्ड लेबर रेस्क्यू बहुत आसान प्रक्रिया है, इनको मेन स्ट्रीम भी करना है, मतलब सिर्फ़ रेस्क्यू करके हम छोड़ ना दें। तो इन सारे बच्चों को हमने कहीं न कहीं गवर्नमेंट स्कीम से लिंक करवाया, जब तक लिंक नहीं हो जाएगा हम कलेक्टर के पीछे पड़े रहते थे कि कलेक्टर सर के ऑफ़िस जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हम लोगों ने एक पहचान भी और एक काम भी इस डिवीज़न में, स्पेशली सदर्न राजस्थान का जो उदयपुर डिवीज़न है, यहाँ पर हम लोगों ने बनाया। मोर देन मुझे लगता है कि 5000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग आज मेन स्ट्रीम कर पाए और आज एट प्रेज़ेंट भी हमारे पास हर एक सेंटर पर एवरेज 30 बच्चियाँ मिनिमम होती है, तो हम सेंटर ओपन करते हैं और आज हमारे ऐसे 364 सेंटर, जैसा मैंने आपको बताया, वो हमारे
प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में संचालित है। तो आज अब जीएसएस भी एक अलग आयाम में आ पाया, एक प्रोफेशनल्स की अच्छी टीम, चाहे वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो, कुछ बच्चे आईआईएम से भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक ऐसी टीम जिनको हम एक अच्छी सैलरी, एक ऑनरेरियम दे पाएँ, सब लोग मेरी तरह शायद नहीं जुड़ सकते बिना सैलरी की शुरुआत में, तो हम लोग अब सैलरी भी देने की स्थिति में आए हैं। तो हम लोग वर्तमान में 3 राज्यों में हैं, राजस्थान, हिमाचल और हरियाणा में। तो आज 3 राज्यों में राजस्थान के अलावा हम लोग पहुँच पाए और अब हम लोग लाइवलीहुड पर भी, क्योंकि जब हम लोग लोगों के साथ गए, तो ट्राइबल एरिया में कई बार बात होती थी, बच्चे तो हैं लेकिन सर हमारे खाने-पीने की व्यवस्था क्या हो? तो हम लोगों ने कुछ वाटरशेड की एक्टिविटी भी शुरू करी। हमने लाइवलीहुड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पर भी काम करना शुरू किया और हम लोगों ने कुछ ऐसे मॉडल डेवलप किए, जैसा आप कह रहे थे आप एक उपलब्धि क्या मानते हैं? तो ये सारी तो एक है नंबर्स की फॉर्म में उपलब्धि। लेकिन जो मुझे पर्सनल बहुत अच्छी लगी और आज उसको देखने के लिए कई सारे यूनिसेफ के कंट्री चीफ हों, पार्लियामेंट्री कमेटी हों, चीफ मिनिस्टर हों, ये सब भी उन गाँव को आए हैं। तो हमने ऐसे चाइल्ड फ्रेंडली मैडम विलेज बनाए। जैसे सत्यार्थी साहब के हम लोग सुनते हैं बाल श्रम मुक्त गाँव और इस तरीके से, तो उनसे इंस्पायर होकर हम लोगों ने यहाँ उदयपुर में बिल्कुल ट्राइबल डोमिनेटेड हमारा एक गाँव है निम्बोदा, जिसको विजिट करने यूनिसेफ के कंट्री चीफ पहली बार राजस्थान आए थे और वो उस गाँव तक पहुँचे। हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी जो सिर्फ 2 जगह पर उसमें गई थी, एक तो रालेगन सिद्धि अन्ना हजारे जी के वहाँ, दूसरा वो मेरे यहाँ पर आई थी और पूरा एक दिन उन 20 सांसदों ने बिताया और ये जाना कि यार ये गाँव, जिस गाँव में पहले चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज और ये सारे इश्यूज थे, आज उस गाँव में मतलब सारे बच्चे इन स्कूल तो हैं, लेकिन साथ ही साथ पंचायत ने अपने खर्चे से मैडम पूरी पंचायत में नारे लगवाए कि एक भी बच्चा बाल श्रमिक बताओ और पंचायत से 500 रुपए नकद पाओ। तो ये बात वही सरपंच कह सकता है कॉन्फिडेंटली, जो वास्तव में सिर्फ कागजों में नहीं, वो कह सकता है कि मेरी पंचायत में आप ढूंढ के तो लाइए, 500 रुपए मैं आपको इनाम दूंगा। तो ये सारी बातें ट्राइबल एरिया की भले शहरों के लिए छोटी लगे, लेकिन एक ट्राइबल एरिया से ऐसे जो नवाचार थे, ये इनसे हमारे आसपास की पंचायतों को भी बहुत मोटिवेशन मिला। मीडिया ने इसको बहुत अच्छा कवरेज दिया, तो उससे दूसरे सरपंच भी हमसे कांटेक्ट करने लगे कि शैलेंद्र जी आप हमारे यहाँ पर भी आओ, उस सरपंच को आपने ऐसा कर दिया, हमारे यहाँ पर भी आप ऐसा करो। तो हमारे पास लिटरली जैसे कोई जनप्रतिनिधि को डिमांड जाती है, वैसे हमारे पास लिखित में सरपंचों से लेटर हेड पर आने लगा कि आप हमारे पंचायत का चयन करने बाबत। तो मैं कहा साहब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तो ऐसे ही सेवा करता हूँ, अगर आप चाहते हो जुड़ना तो मैं तो वैसे ही आ जाऊँगा। तो ये कुछ मैडम छोटी-छोटी सफलताएँ, लेकिन खुशी मिलती है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। जी। शैलेंद्र जी, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप उस स्तर पे काम कर रहे हैं जहाँ पर सरकार, जहाँ पे प्रशासन अ, ने नीतियाँ तो बनाई हैं, पॉलिसीज़ तो बनाई हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रही हैं। क्या वजह है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? पॉलिसीज़ है, आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, 2009 में इम्प्लीमेंट हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे कस्बों, जगहों, छोटे ट्राइबल एरियाज़ जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ तक स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं। उन क्षेत्रों की खुशनसीबी है जहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, जहाँ आप संघर्ष कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्र छूटे हुए हैं, बहुत सारे कस्बे इस पॉलिसीज़ से और नीतियों से वंचित हैं। तो ये कहाँ पर लैग कर रहा है? एक्चुअली मैम इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे महसूस होती है वो ये है कि पॉलिसीज बनाना, जैसे मैं कह रहा था चाइल्ड लेबर का रेस्क्यू जितना आसान है, मेन स्ट्रीम मुश्किल मुश्किल है, वैसे ही पॉलिसीज बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर राजस्थान के अलावा अगर पूरे भारत राष्ट्र की बात की जाए तो हम लोग अभी भी उस वाली श्रेणी में कि हम लोग विकासशील हैं, विकसित बढ़ने जा रहे हैं। सरकार जैसे गाँव की प्रायोरिटीज अलग है, वैसे सरकार की भी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। तो उन लोगों का फंड, उनका सारा मैनेजमेंट, पहले फोकस उस पर होगा कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। अब मैं खैर सरकार का हिस्सा रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन काफी दुख की बात है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता, कि बच्चे हमारे वोटर नहीं है, बच्चे वोट नहीं डालते। बच्चों के मुद्दे कई बार उतनी प्राथमिकता में नहीं आ पाते जितने जल, जंगल, जमीन, आदिवासियों के मुद्दे, हमारे क्षेत्र के जमीनों के मुद्दे, लोगों के मुद्दे उतने आ पाते हैं। लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ, अगर ये बच्चे ही अगर आपके सही नहीं हो पाए, आपकी आधार, आपका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा, तो आप भविष्य में इन्हें भी उन्हीं सब मुद्दों के लिए जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ आप पाएँगे। तो अगर मुख्य रूप से अगर कमियों की बात करें, तो जैसे आपके पास सिस्टम नहीं है, स्टाफ का कमी है, स्कूल बन चुके हैं, लेकिन जो स्कूल है वो सिंगल टीचर विद्यालय हैं। आज भी वहाँ पर प्रॉपर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग नहीं पहुँचा पाए हैं। तो इस वजह से कई बार आपने एक्ट में तो प्रोविज़न कर दिया कि हम लोग 1 किलोमीटर में पीएस प्राइमरी स्कूल को ओपन करेंगे, और कहीं पर हमारे जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई तो वहाँ पर स्कूल भी खुल गया। लेकिन अब स्कूल में पढ़ाने कौन जाएगा? क्योंकि इस ट्राइबल एरिया से उतने लोग ज़्यादा पढ़े ही नहीं, तो जो बाहर के जो लोग हैं, वो कई बार अगर इधर शिफ्ट भी हो जाते हैं, तो वो पॉलिटिकल अपने कुछ न कुछ जुगाड़ या अपनी कोई न कोई पहचान से वो ट्रांसफ़र करा के फिर से अपने मूल जिले में चले जाते हैं। तो उस ट्राइबल एरिया में आके कोई काम नहीं करना चाहता, कोई रहना नहीं चाहता। जैसे हमारे उदयपुर का एक एरिया है कोटड़ा,
अगर आपने उसका नाम सुना हो तो कोटड़ा एक ऐसा एरिया है जिस पर आपके ये क्राइम पेट्रोल और इस पे कई सारे लोग एपिसोड बना चुके हैं कि जहाँ कई सारे ऐसी प्रथाएं हैं, उनके ओल्ड एज कस्टम है कि जो आज भी सबकी जानकारी में होने के बावजूद भी सरकार, कोई भी सरकार हो, वो उस पर मुख्य रूप से काम नहीं कर पाई। जैसे हमारे यहाँ की प्रथा है मोताणा प्रथा, कि अगर वहां पर किसी का डेथ हो गया तो पंचायत मिलकर डिसाइड करती है। मतलब एक डेड बॉडी, मैडम मेरी आंखों के सामने उसे निकलते मैं देखा हुआ था, एक डेड बॉडी करीब 1 साल तक एक पेड़ पर लटकी रही, लेकिन उसको वहां से उस डेड बॉडी को निकाल कर उसकी माँ उसका अंतिम संस्कार कर पाए, वो भी उसके पास क्षमता नहीं थी, क्योंकि पंचायत ने डिफाइन किया था कि जब तक इसने जो पैसे उधार लिए थे वो चुकता नहीं हो जाते, जब तक इस व्यक्ति को जलने का भी अधिकार नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था, इसको क्राइम पेट्रोल ने हाईलाइट किया, मीडिया में बहुत जब हाईलाइट हुआ साल भर के बाद, तब आर्मी को आना पड़ा। मतलब आर्मी खड़ी रही है, फिर उस डेड बॉडी को पेड़ से उतारा गया है और फिर उसकी माँ को सुपुर्द करके उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये हम लोग आजादी से पहले की बात नहीं, तो लेटेस्ट अब ये भी किस्से उदाहरण है जो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। मैं कई बार फील्ड पे घूमते हुए हम लोग जाते थे और पहाड़ पर हमको एक डेड बॉडी मिली, जिसको देखकर मेरे शहर की 2 लड़कियां इंटर्नशिप पर आई हुई थी, वो इससे डर गई कि वो वापस इंटर्नशिप छोड़कर वापस दिल्ली और वहां चली गई। सर यहाँ तो डेड बॉडी हमने कभी सिर्फ देखा और तो था, हमने तो सिर्फ यहाँ मतलब पहली बार हम लाइव इस चीज को महसूस कर रहे हैं। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, इनके चलते जो कोर था वो उस गांव तक नहीं पहुंच पाता, अधिकारी नहीं आना चाहते, सर्विस प्रोवाइडर वहां तक नहीं पहुंचना चाहते, तो उस वजह से भी मुझे लगता है कई बार ये चीजें उस तक सीमित रह जाती। और सेकंड, और मतलब और जो अंतिम चीज मुझे महसूस होती है, प्लान ऑफ एक्शन की भी कमी है, कि हम लोग कैसे एक स्पेसिफिक, आप एक पॉलिसी बनाकर उसको सब पर नहीं थोप सकते, आपको एक एरिया स्पेसिफिक प्लानिंग करना होगा। उदयपुर के जनजातीय अंचल के इश्यूज अलग हैं, छत्तीसगढ़ के आपके कम्युनिटी के अलग इश्यूज हैं, और कुछ एक शहरिया कम्युनिटी उनके कुछ अलग इश्यूज हैं। हम लोगों को कोर स्पेसिफिक होके वहां का प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा कि कैसे ये गांव इस गांव से निकलकर एक विकसित और एक अच्छे खुशहाल गांव की श्रेणी में आ सकता है। तो मुझे लगता है प्लानिंग का कमी है, वो भी है एक बड़ा कारण जिसकी वजह से प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाती सारी चीजें हमारी। जी। शैलेंद्र जी, आपने बताया कि ट्रैफ़िकिंग की भी समस्या है, तो इन ट्राइबल एरियाज़ में ट्रैफ़िकिंग का क्या है? मतलब चूँकि ये लोग बहुत शिक्षित नहीं हैं, गरीबी झेल रहे हैं, तो ट्रैफ़िकिंग करना आसान रहता है? वहाँ पर क्या हाल है? एक्चुअली मैडम क्या है कि इस ट्राइबल एरिया की अगर बात करें, पूरे पूरे सदर्न राजस्थान का, तो जी। यहाँ इनका लैंड होल्डिंग, मैं प्रैक्टिकल रीजन बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ इनका लैंड होल्डिंग बहुत कम है। मतलब एवरेज एक जो परिवार है उसके पास एवरेज 0.4 हेक्टेयर के लगभग औसत लैंड है। मतलब उसको बीघा में बात करें 2 से 3 बीघा, और 2 से 3 बीघा उस जमीन पर इतना उत्पादन नहीं हो पाता कि उस परिवार का लालन पोषण और परिवार की जीवनी चल पाए। तो पूरा का पूरा परिवार लेबर वर्क में इन्वॉल्व है। मदर कुछ काम करती है, वो आस-पास शायद काम कर लेगी। फादर जो है वो डेली बस में बैठकर शहरों में आते हैं नौकरी की तलाश में, कभी मिल गई मज़दूरी तो मिल गई, नहीं तो वापस जाएँगे। बच्चों पर भी ये प्रेशर होता है, तो बच्चे भी लेबर में जाते हैं। अब जहाँ तक ट्रैफिकिंग का बात है, तो ये जो पूरा सदर्न राजस्थान है, ये 2 राज्यों से बॉर्डर में अटैच होता है। मतलब हमारे जो कोरडा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस कोरडा के 1-2 गाँव तो ऐसे हैं कि वो गाँव पैदल वॉक करते हुए भी गुजरात में जा सकते हैं। उदयपुर हुँ। तो फिर भी उनके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दूर है, लेकिन गुजरात उनके लिए नज़दीक है। तो जो इस तरह से मध्य प्रदेश हमारे से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये जो बॉर्डर स्टेट होने की वजह से क्या होता है कि जहाँ पर उनको एक लेबर की रिक्वायरमेंट है, बहुत सस्ती लेबर इनको इन ट्राइबल में दिखती है। तो फिर आते हैं मैट का, बिचौलियों का, इनका रोल निकल कर आता है। ये लोग फिर इनको टारगेट करते हैं, देखते हैं कि इस गाँव का वल्नरेबल परिवार कौन-सा है, ऑर्फन बच्चा कौन-सा है, ऐसा कौन बच्चा है जिसके मदर-फादर दोनों ही नहीं है और वो बच्चा किसी अपने अंकल-आंटी के पास रहा है। ये लोग इनकी पूरी स्ट्रैटेजी करते हैं, जो स्ट्रैटेजी कई बार सरकार लेवल पर हम लोग नहीं कर पाते। ये लोग इनका पूरा प्लानिंग करके टारगेट करते हैं ऐसे ही बच्चों को, जिन बच्चों को इज़िली हम लोग यहाँ से ले जाकर कहीं या तो उनका बेचान कर सकें, या उनको कहीं लेबर में या किसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर पाएँ या बेच पाएँ। तो ये लोग इस तरीके से इन सारे बच्चों को करते हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ से ट्रैफिकिंग की बहुत सारी घटनाएँ हैं। हम लोगों ने काम भी किया, कमीशन में आके भी मेरा मुख्य रूप से फ़ोकस यही रहा, शायद इसीलिए सरकार ने मुझे कमीशन में चाइल्ड लेबर सेल का ही स्टेट इंचार्ज बनाया था। तो हम लोगों ने कई सारे ऐसे किए हैं बड़े-बड़े मूवमेंट भी, जो शायद आगे अगर चर्चा में होगा तो मैं आपको बताऊँगा, कि कैसे हम लोग यहाँ के इन बच्चों को गुजरात जाकर भी लेकर आए हैं। ऐसे कई सारे हमने सफल रेस्क्यूज़ भी किए, और ऐसे कई सारे ट्रैफिकर्स को हमने अरेस्ट भी करवाया है। तो हैं, लेकिन स्टिल परेशानियाँ पहले से तो बहुत कम हुई हैं, सुधार है, अच्छे अवसर भी मिले हैं, लेकिन आज भी बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित हों, ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो यहाँ क्या कमी दिखाई देती है आपको? क्योंकि बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित भी नहीं हैं, बच्चों की ट्रैफ़िकिंग भी हो रही है, एजुकेशन सिस्टम उन तक नहीं पहुँच पा रहा है,
सारी चीज़ें होते हुए मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ खराब हो रही है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, वो एक ऐसी जगह पहुँचाए जा रहे हैं जहाँ पर उनका मिसयूज़ किया जा रहा है। प्रशासन को अवश्य ही इस बारे में जानकारी होती होगी। आप जैसे प्रयासरत लोग उन तक वो जानकारी पहुँचाते होंगे। क्या उनका ढीला रवैया रहता है या एक्चुअली ठीक है? मैडम, जब मैं चाइल्ड राइट कमीशन में आया, 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ, तब हमारी पहली मीटिंग थी स्टेट लेवल पर। तो मैंने उस मीटिंग में जो मेरे निजी अनुभव रहे, मैंने उसको शेयर करते हुए बात किया था। मुझे फिर फ्रीडम भी मिला, मैंने उस पर काम भी किया। वो अनुभव ये था कि अगर हम वास्तव में चाइल्ड लेबर को ज़मीन से खत्म करना चाहते हैं, हम चाइल्ड लेबर को मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो हमें 2 मुख्य बिंदुओं पर काम करना होगा। सबसे पहले तो जो हमारे जो डिमांड और सप्लाई, इन दोनों पॉइंट पर हमें काम करना होगा। डिमांड मतलब कि जो लोग इन बच्चों का डिमांड करते हैं। जैसे मैंने ये अपने निजी अनुभव में देखा था, जब मैं कमीशन में नहीं आया था, तो चाइल्ड लेबर के रेस्क्यूज होते थे, हर जगह होते थे, अखबारों में पढ़ने को मिलता था, इतने बच्चे चाइल्ड लेबर के रेस्क्यू हुए। लेकिन जब मैं जाके मैंने पर्सनल ऐसे कुछ बच्चों का सैंपल लिया और मैं जाके चेक करता कि ये बच्चे अब किन परिस्थितियों में महीने 2 महीने बाद, तो मालूम क्या चला कि वो जो बच्चा किसी एक जूस की दुकान पर था, अब वो उसकी शॉप चेंज हो गई है, अब वो किसी रेस्टोरेंट या ढाबे पर काम कर रहा है। जो बच्चा अच्छा, ढाबे या रेस्टोरेंट में था, वो वहां से निकल कर किसी फैक्ट्री, आलू फैक्ट्री या किसी साड़ी की दुकान पर काम कर रहा है। तो जब मैं और ज़्यादा गहराई में गया, तो मुझे मालूम चला कि इसको रेस्क्यू तो आपने कर लिया, लेकिन जो डिमांड जो पार्ट थी, उस डिमांड पार्ट के ऊपर तो कोई कठोर कार्रवाई हुई नहीं। तो जब तक कठोर कार्रवाई कैसे होगी? जैसे आपने जैसे भी देखा होगा कुछ समय पहले तक, जो अभी मेट्रो सिटीज़ हैं, सीट बेल्ट और आपके हेलमेट्स इतने कंपल्सरी नहीं थे जितने आज हैं। क्योंकि उसके फ़ोटोज़ के साथ में स्पेसिफिक चालान होने लगे। अगर आप बच भी गए, तो आपके घर पर सीधी एक आएगी आपके पास मोबाइल पर मैसेज कि आपने ये कानून तोड़ा और आपको ये चालान या आपको ये फाइन भरना है। तो ये मैंने देखा कि जैसे आप आप बाल विवाह की बात करें, तो बाल विवाह को लेकर जैसे ही आपको कोई सिनेरियो आता है, मैं कहीं आउट ऑफ स्टेट भी जाता हूँ, तो लोगों को लगता है कि राजस्थान मतलब रेगिस्तान, ऊँट और बाल विवाह, क्योंकि बाल विवाह के 1 से 2 अच्छे कार्यक्रम भी टीवी पर आए हैं जो राजस्थान के हैं। तो बाल विवाह का एक प्रोमिनेंट स्टेट माना जाता है, बड़ा स्टेट माना जाता है राजस्थान को, लेकिन जब मैंने एफआईआर देखी, जैसे लेटेस्ट भी आप बात करें 2-3 साल की, तो साल भर की 11, 12, 15 एफआईआर हो रही है। मतलब ये बात तो किसी को डाइजेस्ट ही नहीं हो कि राजस्थान जैसे स्टेट में सिर्फ 15 बाल विवाह की एफआईआर पूरे साल भर की, 20 एफआईआर पूरे साल भर की। तो इसका मतलब आप जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो वैसा ही सीन हमारा चाइल्ड लेबर में था कि चाइल्ड लेबर रेस्क्यू तो हो गया, लेकिन जब मैं फिर कमीशन में आया और मैंने उसको रिव्यू किया, तो अब मेरे पास पावर था, मैं पूछ सकता था लेबर डिपार्टमेंट से, बताइए आपने कितने नियोक्ताओं के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हुँ, सेक्शन 75 79 में कार्रवाई करी, 370 में कार्रवाई करी। तो वो पहले जितना उत्साहित होकर अपने डेटा बताते कि साहब इतने चाइल्ड लेबर रेस्क्यू हुए, लेकिन जैसे ही मैं ये पूछता तो वो नीचे बैठ जाते कि हाँ सर, उसमें सर जुवेनाइल जस्टिस में तो सर हमने एफआईआर नहीं करवाई। अब नहीं करवाई तो उस नियोक्ता को डर ही नहीं, उसको लगा ठीक है अभी अभियान चला था, तो आज चाइल्ड लेबर रेस्क्यू हो गए, अब आएंगे ही नहीं 1 साल तक, अगले 12 तारीख को आएंगे, 12 जून को या बाल दिवस 14 नवंबर को, तब तक इन बच्चों को फिर से काम में लगा दो। तो सबसे जो पहला जो पार्ट हम लोगों ने किया पर्सनली, जो मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की कि इस 3 सालों में हम लोग करवा पाए इस चीज़ को, कि राजस्थान का अगर आप डेटा उठाकर देखें, 2019 से 2022 के बीच में, तो यहाँ एफआईआर बड़ी संख्या में होने लग गई। तो जो भी चाइल्ड लेबर रेस्क्यू होगा, अनिवार्य रूप से हम लोगों ने एसओपी जारी करवाया कि आपको उस मामले में एफआईआर दर्ज करनी है और ये सेक्शन आपको उसमें लगाने हैं। इसमें कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की तरफ से जब हमें एक मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कुछ मॉडल एफआईआर हमारे साथ शेयर करी कि ये एक मॉडल एफआईआर है जो हम लोगों ने कोई रेस्क्यू आउट ऑफ स्टेट किए थे, तो इस तरीके से ये सेक्शंस होते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो प्रैक्टिस हम लोगों ने यहाँ फॉलो करवाना शुरू किया। तो जब ये पार्ट शुरू हुआ, तो फिर कुछ कमी इसलिए आई क्योंकि डिमांड जो पार्ट था हमारा, उसको महसूस होने लग गया। अब अगर मैंने बच्चे रख लिए, तो 200-500 रुपए सस्ती लेबर के चक्कर में ये एक साथ मेरे फाइन लगाएँगे और मेरे को जेसी होगी वो अलग। और कई बार तो बिल्कुल मैं नॉन अवेलेबल में चला गया, तो और मुझे समस्या हो जाएगी। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, जिसकी बात कर रहा है सप्लायर पार्ट, मतलब जिन गाँवों से ये बच्चे निकल कर जा रहे हैं उनका क्या? ठीक है, आपको लग रहा है चाइल्ड लेबर गलत है, लेकिन ये आप और मैं सब लोग इस बात को जानते हैं, महसूस करते हैं कि कोई भी जानबूझकर अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर या भिक्षावृत्ति में नहीं डालना चाहेगा, उसके घर की कोई न कोई मजबूरी रही होगी। तो क्या हमने उस मजबूरी पर फोकस करके उस बच्चे को कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम किया क्या? तो राजस्थान का मुझे एक बहुत अच्छा स्कीम लगता है जो पालनार स्कीम है, जिसमें हम लोग करीब 12 कैटेगरी के वल्नरेबल बच्चों को जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ होम्स हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट पर एक खाली पड़े हुए हैं, उन होम्स में ऑर्फन बच्चों को रख सकते हैं। हमारे डिफरेंट डिफरेंट विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स हैं, जिससे तुरंत उस बच्चे को हम 1 से 1.5 लाख का आर्थिक सहायता दिलवा सकते हैं, जो पहले नहीं उस मात्रा में मिल पा रहा था। तो हम लोगों ने ये करवाना शुरू किया एज़ ए एनजीओ के नाते भी, और जब मैं कमीशन में आया उससे मुझे और इसमें संबल मिला कि हम लोगों ने जो-जो रेस्क्यूज़ हो रहे हैं, उन बच्चों को हमने फ़ॉलो अप लेना शुरू किया कि भई डीएम
इनको ये 1, 2, 3, 4 स्कीम से लिंक करे और इसका एक हमें कंप्लायंस रिपोर्ट 1 महीने में भिजवाए। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस शुरू हुई और बच्चों ने ऑब्वियस से जाना शुरू किया, क्योंकि पालनहार स्कीम में ये हमारा राजस्थान में मैंडेट है कि वो बच्चे को रेगुलर स्कूल पढ़ेगा, तो प्रति माह उसको 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार उसको पालने वाले को देती है। तो वो चाइल्ड लेबर भी रुका, बच्चा प्रॉपर मेन स्ट्रीम भी हुआ और नियोक्ताओं भी के भी अंदर इस बात की कमी आ पाई। इस कार्यक्रम की शुरुआत में शैलेंद्र जी आपने बताया था कि सबसे खूबसूरत बात जो इस समय हो रही है वो ये कि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे भी जागरूक होकर शिक्षित होकर अब आने वाले भविष्य को तैयार कर रहे हैं, यानी कि वो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो रुके हुए हैं अपनी ही जगह, उस जगह को और खूबसूरत और शिक्षित बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको बहुत बधाई। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे जुड़कर आपके साथ काम करना चाहे या आपके किसी भी प्रकार की कोई मदद करना चाहे, तो वो आप तक कैसे पहुँच सकते हैं? हम लोगों ने अभी जब कोरोना में सभी लोग घरों में बंद हो गए थे, तो तब भी हमें तो बेचैनी थी कि क्या कर सकते हैं। तो हमारी आईटी टीम और हमने मिलकर एक यूट्यूब पर चैनल बनाया और जो भी हमारे अच्छे सक्सेस स्टोरीज़ रहीं, उनको हमने डॉक्यूमेंट किया। बच्चों के लिए जो एक्ट पॉलिसीज़ है, मुझे लगता था कई बार हमारे गवर्नमेंट अधिकारियों को भी उसकी जानकारी नहीं होती है। वो भी कहते हैं कि साहब चाइल्ड लेबर काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? तो मुझे लगता था इनको पता ही नहीं हमारे गवर्नमेंट की स्कीम क्या-क्या है। अगर स्कीम पता होगी तो आप ये जवाब दे ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल मेरे ही नाम से बना रखा है, डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या। तो जो भी साथी यदि कंटेंट पर शेयरिंग में या फिर मेरे कामों को करीब से जानना देखना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। यदि कोई संस्था लेवल पर यदि जुड़ना चाह रहा है, तो हमारे संस्थान की वेबसाइट है gayatri के नाम से। आप उस संस्थान से भी जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर हमारे एज़ ए वॉलंटियर के रूप में आप साथ काम कर सकते हैं। यदि आप कोई हमारे साथ फुल टाइम जुड़कर काम करना चाह रहे हैं, तो भी वहाँ पर ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया का तो प्लेटफ़ॉर्म है ही है, आप जब भी चाहें हमसे वहाँ जुड़े रह सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी। आपसे बात कर कर जो मुझे महसूस हुआ ये कि एक व्यक्ति का अगर जुनून हो तो वो सारी मुश्किलें को पार कर सकता है, अपने जज़्बे को एक आकार दे सकता है। शायद हमारे सुनने वाले भी आपसे ज़रूर प्रेरित होंगे और हम में से सब कहीं न कहीं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए ज़रूर जागृत होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया और मेरी बातों को यहाँ सुनने का और बताने का अवसर दिया। थैंक यू। जी, शुक्रिया। ऐसे ही और कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप इंडिया फॉर चिल्ड्रन के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।